बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम पास पेपर सॉल्यूशन ग्रुप सेकंड सब्जेक्ट 2024 में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको डिफाइन करने के लिए rational fraction p of x is called the proper fraction if the degree of the polynomial in the numerator is less than the degree of the polynomial of the denominator। इसकी जो डिग्री है यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में, इसकी डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो फिर वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। इसको मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। जिस तरह आपको इस एग्जांपल में दिया गया है 2x + 1/x²-2। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 2 है और न्यूमिनेटर में डिग्री जो है ना वो 1 है। इस वजह से ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड है। फॉर द आइडेंटिटी 1/x-1, 2x-1, 3x-1 = a/x-1 प्लस b/2x-1 प्लस c/3x-1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने एक्स इसके डिनोमिनेटर को =0 पुट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि राइट सारी क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 बच जाएगा और इधर a × 2x-1 3x-1 प्लस b × x-1 × 3x-1 प्लस 3x-2x-1 आ गया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इसके डिनोमिनेटर को =0 पुट करना है। तो ये हमने =0 पुट कर दिया इसका डिनोमिनेटर। x की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास जो हमें मिलेगी वो x = 1/2 है। इसी तरह पार्ट थर्ड की तरह जाते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ 1, 3, 7, 15, 31। अब हमने इसको थोड़ा सा पहले एनालाइज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को और उसके बाद देखते हैं कि आया कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या हमारे पास ज्योमेट्रिक है। तो इनमें से हमारे पास कंसेप्ट यही है कि चेक करते हैं कि दूसरी टर्म जो है ना ऐड करने से कुछ आ रही है या डिवाइड करने से कुछ आ रही है या मल्टीप्लाई करने से कुछ आ रही है। तो देखते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास गिवन जो सीक्वेंस दी हुई है 1, 3, 7, 5, 15। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है 1 है। सेकंड टर्म किस तरह आ रही है 1 में, ये पहले वाले प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने पे 3 आ रही है। तो बाद में यहाँ से ये कैसे आ रही है 4 ऐड करने से आ रही है। देखें ये 4 ऐड कर दिया। इसी तरह 2, 4 और इसके बाद हमारे पास दो का फर्क, डबल का फर्क है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आ जाएगा। तो इस तरह 15 आ रही है। ये देखें इससे हमें पता चला कि हमने 8 को ऐड करना है। 15 से पता चला। आगे 31 आ रही है। 8 को डबल किया तो 16 आ गया। तो बहुत ईजी है। अब हमने 16 को डबल करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 32 का आ गया। 32 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 63। और इस तरह हमारे पास एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे ये देखें फर्स्ट टर्म इस तरह आ रही है। नेक्स्ट टर्म ये हमारी प्रीवियस टर्म है और इसमें हम डबल को ऐड कर रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 63 में 64 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 127 आ रही है। तो इस तरह आपने इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने इसकी नेक्स्ट टर्म बनानी है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत क्वेश्चन ईजी लगेंगे। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। पहले ही उन स्टेटमेंट ने बता दिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 के बराबर है, nth टर्म 68 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस d = 3 के बराबर है। तो ये जो चीज़ें गिवन डाटा में दी गई हैं, फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया और nth टर्म दी गई है। हमें पता है कि nth टर्म का जो फार्मूला है an = a + n - d है। तो इसमें जो गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एंड पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 आ गई। बहुत ईजी है, आसान पार्ट है, ईजी मार्क्स है। आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 पार्ट्स में हमारे पास फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3 √2।
हमने अर्थमेटिक्स मीन्स फाइंड आउट करनी है किसके दरमियान, √2 के दरमियान और 3√2 के दरमियान। तो हमारे पास 3 अर्थमेटिक्स मीन्स है, A1 A2 A3 है। तो अब हमारे पास पहला वाला ये आ गया, इसके दरमियान हमने 3 अर्थमेटिक मीन रख लिए और ये वाला इन दोनों के दरमियान हमने बनाने थे अर्थ में, क्योंकि ये अर्थमेटिक में इसका मतलब ये है कि हमारे पास अर्थमेटिक में नेक्स्ट टर्म जो है ना पहले वाले को ऐड करने के बाद आती है। तो फर्स्ट हमारे पास ये √2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है क्योंकि 1 2 5 ये देखें 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो उसने स्टेटमेंट में दी गई है वह उसका फार्मूला होता है AN = A + N - VD। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है D = 1/√2 आ रहा है। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो कहते हैं A + D A + 2D A + 3D। अब हमने A की जगह पे A पुट करना है और D की जगह 1/2 पुट करना है। इसको पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई, A1 ये आ गया 3/√2, A2 ये आ गया, A3 ये आ गया। इसी तरह देखते हैं जी हमारे पास अब हमारे पास जो है ना 6th पार्ट है, फाइंड द 12th टर्म इन 1 + आयोटा 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा। इसमें कहते हैं ये हमारे पास अब देखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हमें कैसे पता चला कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास कॉमन रेशियो आता है वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करने के बाद आता है। तो ये इसको रैशनलाइज किया गया हुआ है। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 + आयोटा है, और जो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये देखें हमारे पास कॉमन रेशियो हमारे पास आ रहा है 1 + आयोटा आ रहा है। तो nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है AN = AR⁻n - 1 है। इसको सिंप्लीफाई इस वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे और N की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे स्टेटमेंट में दी गई हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये देखें 1 + 2 आयोटा -1 ⁻⁶। तो हमें पता है कि 2 आयोटा की पावर 6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -64 आ जाएगा। ये सारे सिंपल है, आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, -1 का क्यूब = -1 होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं शो दैट 16 कम्बिनेशन 11 एंड 16 कम्बिनेशन 10 = 17 कम्बिनेशन 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले तो आपको जो इसके रिलेटिंग फार्मूला है वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, n⁴/n - r ये फार्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 16 कम्बिनेशन r 16 कम्बिनेशन 10, इस पे इस वाली के ऊपर भी ये वाला फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे भी ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ रहा है 16 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 10 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्योंकि इसमें से कोई चीज़ हमने कॉमन लेनी है तो 11 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 11.10 फैक्टोरियल। ये हमारे पास फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास देखें ये जो हमारे पास 6 है तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। इसमें हमारे पास हमने ये थोड़ा सा देखना है कि हमने इन दोनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन बनानी है ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। ठीक है, तो वो हमने कॉमन बना लिया। अब दोनों टर्म में से क्या क्या कॉमन है 16 फैक्टोरियल कॉमन है 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। जब इसमें से ये लेंगे आप कॉमन 1/11 + 1/6 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें एंड पे हमारे पास आ गया ये 16 फैक्टोरियल है। नेक्स्ट हमारे पास × 7 है तो नीचे हमारे पास 11.6 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखें 16 फैक्टोरियल और 17 को मिला के हम 17 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आगे से देखते हैं जी हमारे पास अब हमारे पास ये देखें ये जो 6 है इसको जब आप 5 फैक्टोरियल के साथ मिलाएंगे तो आप इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये देखें मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और ये वाला 11 है, इस 11 को जब हम 10 फैक्टोरियल के साथ मिलाएंगे तो इसको हम 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये देखें ये जो 11 फैक्टोरियल है, अब हम अगर इसको देखें तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमारे पास 11 कम्बिनेशन के इक्वल आ रही है जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, हमारे पास 17 कम्बिनेशन 11 आ रही है, 17 कम्बिनेशन 11 के बराबर है जो कि राइट हैंड साइड है। ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमने कौन से स्टेप लेने हैं। आगे देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8 है जी, पार्ट नंबर 8, इसको वैल्यूड करना है। 12 कम्बिनेशन 30 को फार्मूला इसका ये है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे ये देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2220 आ जाएगा। आगे देखते हैं जी। आगे देखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। सैम्पल स्पेस और इवेंट्स का हमने बताना है, ये आपके सामने बताया गया है। सैम्पल स्पेस ये होती है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, और इवेंट वो होता है कि अक्रंस हो, जिस तरह हम टॉस, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसकी हेड और टेल तो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगी, लेकिन जो इसमें जो अक्रंस है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस वजह से जो इवेंट है वो एच और टी है इसमें। ठीक है, इजी है। आगे देखते हैं। हमारे पास स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने अब करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है कि हम इसको n=1 के लिए प्रूव करते हैं, बाद में n=k के लिए हम करते हैं कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर n=k, और n=k+1 के लिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो इसको कहते हैं इंडक्शन। ये देखिए इसमें सेम वही है, S(1), S(k) और S(k+1), ये तीनों स्टेप हम पूरे करते हैं। जब ये वाले तीनों स्टेप हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल इंडक्शन जो है ना ये इस पे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जी, हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट 9.98 बाई मीन्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है ये आपके सामने दिया गया है, एक दफ़ा दो दफ़ा लिखेंगे तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें अब हमारे पास 9.98 को बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स होती है इस वजह से हम इसको 9.910 को कैसे लिख सकते हैं, 10 - 0.02 होल रेज़ पावर 4। अब इसमें ए ये है 10 है और बी हमारे पास 0.02 है। ये वाले वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि जगह 4 है पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर की मदद से जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो एंड पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 9920.23 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंडक्शन की, अब हमने इसको प्रूव करना है पार्ट 12 में। तो कह रहा है प्रूव दैट n फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 रेज़ की पावर n-1 फॉर n=4। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई होती है जब n=greater or equal to 4 है। तो चले चेक करते हैं हम n= फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि n=4 हम ले सकते हैं इस कंडीशन की वजह से, इस वजह से हमने n=4 लिया। जब इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 24 ग्रेटर दैन 15, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्शन का पहला जो प्रिंसिपल है वो ट्रू हो गया। तो इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमने उसको लेट ट्रू कर लेना है। हम जब n की जगह k पुट करेंगे, देखें k फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 रेज़ की पावर k-1, ये आ गया, ये ट्रू है हमने। अब हमने ये प्रूव करना है कि n=k+1 के लिए ट्रू होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि ये अब हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसको हमने एक्सेप्ट किया कि ये ट्रू है, n=2 के लिए ट्रू है। ये एक मेथड है किसके लिए, इंडक्शन के लिए। तो अब देखें हमने इसमें पुट किया n=k, दोनों साइड पे पुट किया। अब हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है ताकि हम प्रूफ कर सकें कि वाकई ये कंडीशन ट्रू है। तो मल्टीप्लाई बाई k+1, k+1 के लिए क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ k आ रहा है वहाँ पे हमने k+1 करना है, इस वजह से k+1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको बता दें कि कंसेप्ट क्या है। k+1 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। जब इधर तो हमारे पास देखिए k+1 इंटू k फैक्टोरियल, तो ये k+1 फैक्टोरियल का इक्वल हो गया। अब तो आपके कंसेप्ट काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो इसको अब हमने बारी बारी 1 मल्टीप्लाई कर लें, k को इसके साथ कर लें और 1 को इसके साथ कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, 2/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई इस वजह से किया ताकि जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम k+1 लिख सकें। तो अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैथमेटिक्स। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 बाहर ही रहेगा, तो 2 देखिए इसके साथ मिलकर k+1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करके k+1 हो जाएगा। जब इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें कितना स्टेप बाई स्टेप हर पार्ट किया गया है ताकि आप किसी जगह पे आपको स्टक ना हो। तो अब देखें ये k+1 बन गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये हुआ कि 2k-1 प्लस 1/2 -1 ये आ गया, प्लस 2k +-1। अब हम पीछे ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला जो है ना ग्रेटर देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n = 4, ये पार्ट 1 में हम
स्टेप 1 में हम देख चुके हैं कि k इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए ये ट्रू है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो बाकी का तो पॉजिटिव है, बाकी की थी वैल्यू तो ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से देख चुके हैं कि ये पॉजिटिव है। दस ये वाला जो है हमारे पास 1/2 k+1 ग्रेटर देन 1/2 2k+1 - 1 है। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये k इक्वल टू n इक्वल टू k+1 के लिए भी प्रूव है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द n। तो इस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन को यूज़ करते हुए ये हमने प्रूव कर लिया है। बहुत सिंपल है, आप बस इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। बस आपने ये ख्याल रखना इंडक्शन में कि जहाँ जहाँ आपके पास k आ रहा है वहाँ पे k+1 आना चाहिए इन द थर्ड स्टेप। तो कल हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वेबसाइट को चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।